मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। मजदूर आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की घटना। श्रमिक आंदोलन के इतिहास में वर्ष 1903 से 8 के दौरान स्वदेशी आंदोलन एक युगांतरकारी घटना थी। एक सरकारी सर्वेक्षण में इस समय की दो मुख्य विशेषताओं की ओर इशारा किया गया था, जिसमें विभिन्न व्यवसायों से संबद्ध आंदोलनकारियों का आविर्भाव तथा औद्योगिक हड़तालों में श्रमिकों के संगठन की शक्ति मुख्य थे। इस दौरान हड़तालों की संख्या तेजी से बढ़ी तथा स्वदेशी आंदोलन के अनेक नेताओं ने स्थायी ट्रेड यूनियनों, हड़तालों, कानून की मदद तथा कोष एकत्र करने जैसे अभियानों में उत्साहपूर्वक अपने को शामिल किया। हड़ताली मजदूरों की सभाओं को विपिन चंद्रपाल, चित्तरंजन दास, लियाकत हुसैन जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने संबोधित किया। स्वदेशी आंदोलन के चार प्रमुख नेताओं अश्विनी कुमार दत्त, प्रभात कुमार राय चौधरी, प्रेमतोष बोस और अपूर्व घोष ने अपने को सक्रिय श्रमिक आंदोलन में लगाया। इनकी सबसे बड़ी सफलता सरकारी प्रेस में काम करने वाले मजदूरों, रेलवे, जूट उद्योग में लगे मजदूरों को संगठित करने में थी। ये वे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनमें या तो विदेशी पूंजी लगी थी या वे उपनिवेशवादी सत्ता द्वारा संचालित थे। बंगाल विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के मजदूरों ने भी हड़तालें की। जूट मिल, प्रेस, रेलवे एवं फैक्ट्रियों के मजदूर इसमें सम्मिलित थे। इस दौर के मजदूर आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता मजदूरों के आर्थिक मुद्दों के साथ राष्ट्रीय आंदोलन के मुद्दे भी शामिल होना था। वर्ष 1910 में बम्बई में कामगार हितवर्धक सभा का गठन किया गया, जो मजदूरों के हित के लिए कार्य करती थी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात की घटना। वर्ष 1918 में वीपी वाडिया द्वारा गठित मद्रास मजदूर संघ भारत का पहला मजदूर संगठन था। वर्ष 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जो संभवतः उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। इसके 14,000 सदस्य थे। इसी दौरान अहमदाबाद मिल मजदूरों की एक हड़ताल में गांधी जी ने स्वयं भाग लेकर उनकी मजदूरी में 27.5% की बढ़ोतरी करवाई, जिसकी गिनती अब तक की सर्वाधिक वृद्धियों में की जा सकती है। इसी दौरान गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हित की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है। गांधी जी ने स्वयं अहमदाबाद सूती मिल के मजदूरों से कहा था, मिलों के वे ही मजदूर असली मालिक हैं और यदि ट्रस्टी यानी मिल मालिक वास्तविक मालिक के हितों के लिए काम नहीं करता है तो मजदूरों को अपने अधिकार पाने के लिए सत्याग्रह करना चाहिए। श्रमिकों के लिए गांधी जी का दर्शन, जिसमें मध्यस्थता तथा ट्रस्टीशिप पर जोर दिया गया है, साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन की जरूरत को भी प्रतिबिंबित करता है, जो उभरते हुए राष्ट्र के विभिन्न तबकों में वर्ग संघर्ष छेड़ने की स्थिति में नहीं था। होम रूल आंदोलन और वर्ष 1919 के रॉलेट एक्ट से जुड़ते हुए श्रमिक आंदोलन असहयोग आंदोलन में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। असहयोग आंदोलन की घटना। भारत सरकार ने वर्ष 1919 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वाशिंगटन सम्मेलन में वीपी वाडिया को भारत के मजदूरों का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। वर्ष 1920 में एनएम जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना हुई। इसका प्रथम अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में वर्ष 1920 में बम्बई में हुआ। दीवान चमन लाल इसके महामंत्री बने। इसकी स्थापना में अनेक कांग्रेसी नेताओं का भी योगदान था। एक प्रकार से यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ट्रेड यूनियन इकाई बन गई। लाला लाजपत राय ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय श्रमिकों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होने का क्षण खोना नहीं चाहिए। भारतीय नेताओं में सर्वप्रथम उन्होंने ही पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ा था। उनका कहना था कि सैन्यवाद तथा साम्राज्यवाद पूंजीवाद के दो जुड़वे बच्चे हैं। एटक के तीसरे एवं चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। गया के कांग्रेस अधिवेशन में CR दास ने कहा कि मजदूरों व किसानों को कांग्रेस को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। बदली परिस्थितियों में भी मजदूर वर्ग ने शानदार प्रतिक्रिया की। वर्ष 1920 में यूनियनों की संख्या 125 थी, जिसमें 2,50,000 सदस्य थे। अधिकांश यूनियनें वर्ष 1919 से 20 के दौरान बनी।
रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी की गिरफ्तारी हो, या वर्ष 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे के दौरान कांग्रेस के भारत बंद का मौका हो, मजदूरों ने सक्रिय योगदान दिया। असहयोग आंदोलन के पश्चात की घटना। असहयोग आंदोलन के अंतिम दिनों में दर्शनानंद एवं विश्वानंद ने ईस्ट इंडिया रेलवे में एक सशक्त हड़ताल का नेतृत्व किया। एस.एन. हल्दर ने जमशेदपुर लेबर यूनियन की स्थापना की। वर्ष 1923 में मद्रास के समुद्र तट पर सिंगारवेलु द्वारा आयोजित सभा में प्रथम मई दिवस मनाया गया। बम्बई की मिलों में गिरनी कामगार महामंडल के नेता के रूप में वर्ष 1923 में दो जुझारू नेता ए अल्वे और जी.आर. कासले का उदय हुआ। वर्ष 1925 में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में एक भारी हड़ताल हुई, जिसमें कामगार अपने ही खून में लाल किए गए झंडे लिए चले आ रहे थे। वर्ष 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया, जिसके अनुसार ट्रेड यूनियन को वैधानिक आधार प्रदान किया गया। बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन नए कानून के अंतर्गत पंजीकृत होने वाली पहली यूनियन थी। बंगाल में वर्ष 1927 की खड़गपुर की हड़तालों के पश्चात लिलुआ रेल कारखानों में एक लंबा संघर्ष चला, जिसके नेता गोपीन चक्रवर्ती, धरणी गोस्वामी, करण मित्र तथा शिवनाथ बनर्जी थे। वर्ष 1927 के पश्चात की घटना। कम्युनिस्ट के नेतृत्व में मजदूर किसान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वर्ष 1928 में कलकत्ता नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके साथ प्रभावती दास गुप्ता जैसे स्वतंत्र श्रमिक नेता भी शामिल थे। अप्रैल 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया, जिसके द्वारा भी सभी हड़तालों पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की गई। पटसन कारखाने में पहली हड़ताल जुलाई-अगस्त 1929 में हुई, जिसका संचालन बंगाल जूट वर्कर्स ने किया था। वर्ष 1928-29 में औद्योगिक विवादों के निपटारे हेतु फॉसेट समिति का गठन किया गया था। वामपंथी विचारधारा वाले नेता जैसे श्रीपाद अमृत डांगे, पूरन चंद्र जोशी तथा सोहन सिंह ने कामगार पार्टी, किसान पार्टी तथा N.M. राय ने इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर पार्टी की स्थापना की। एटक का प्रथम विभाजन। वर्ष 1929 में विश्वव्यापी मंदी के दौरान भारतीय ट्रेड यूनियन में भी उजाला गया। वर्ष 1929 के नागपुर अधिवेशन में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो इसका दो भागों में विभाजन हो गया। विभाजन का मुख्य मुद्दा था एटक अंग्रेजों द्वारा नियुक्त रॉयल कमीशन ऑन लेबर का बहिष्कार करेगी या नहीं। उदारवादी इसमें शामिल होना चाहते थे, जबकि उग्रवादी बहिष्कार करना चाहते थे। अंत में उदारवादियों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस छोड़ दी तथा वी गिरी की अध्यक्षता में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। इसके अन्य नेता N.M. जोशी, शिवराज तथा लक्ष्मण लाल थे। इसमें आगे दो संगठन और जुड़ गए, जिससे आगे इसका नाम बदलकर नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन हो गया। भारत में श्रम पर शाही आयोग, व्हिटले आयोग, जॉन हेनरी व्हिटले की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में शाही आयोग स्थापित किया गया। इसे भारतीय उद्योग तथा बागानों में मजदूरों की वर्तमान स्थिति की जांच करनी थी। आयोग में सदस्यों की संख्या 11 थी, जिसमें से 6 भारतीय थे। N.M. जोशी, G.D. बिरला, श्रीनिवास एस शास्त्री, डॉक्टर चमन लाल, इब्राहिम रहमतुल्ला, कमरुद्दीन अहमद। आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1931 में दी। एटक का द्वितीय विभाजन। वर्ष 1931 में एटक का द्वितीय विभाजन हुआ, जब साम्यवादियों ने एटक छोड़ दिया तथा रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई। यह उस समय हुआ जब मालिकों ने हजारों श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया था। रेड ट्रेड यूनियन के प्रमुख नेता थे रणदेव देशपांडे, बंकिम मुखर्जी तथा भूपेंद्र नाथ दत्त आदि। केंद्रीय मजदूर संघ के संगठनों को एक करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 1933 में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। सविनय अवज्ञा के दौरान सरकार ने श्रमिकों के मध्य हुई फूट का फायदा उठाते हुए व्यापक दमन किया। वर्ष 1936 में एटक तथा NTUF एक दूसरे के अधिक समीप आ गए तथा वर्ष 1938 में नागपुर में दोनों की संयुक्त बैठक हुई और पहले विभाजन के 11 वर्ष बाद अंततः वर्ष 1940 में दोनों में एकता स्थापित हो गई। मजदूर आंदोलन एवं वामपंथ। 20वीं सदी के तीसरे दशक के उत्तरार्ध में मजदूर आंदोलन में वामपंथी वैचारिक प्रवृत्तियां सुदृढ़ हुईं और राष्ट्रीय आंदोलन पर इन्होंने महत्वपूर्ण प्रभाव डालना शुरू कर दिया। वर्ष 1927 के आरंभ में देश के अलग अलग भागों में विभिन्न कम्युनिस्ट दलों ने अपने को वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी
पीजेंट्स पार्टी, कामगारों और किसानों की पार्टी के रूप में संगठित किया। बम्बई में सूती मिलों के मजदूरों की 6 माह अप्रैल सितंबर 1928 लंबी हड़ताल के बाद कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाली गिरनी कामगार यूनियन ने महत्वपूर्ण स्थिति हासिल कर ली। वर्ष 1928 तक इसकी संख्या 324 से बढ़कर 54,000 हो गई, परंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन से पृथक रहने के कारण तथा सरकार के आक्रामक रुख के कारण इसका पतन भी इसी तीव्रता से हुआ। वर्ष 1929 तक गिरनी कामगार यूनियन में मात्र 800 सदस्य बचे थे। वर्ष 1929 से 1936 के दौरान मजदूर वर्ग का आंदोलन ढलान पर था। वर्ष 1932 से 34 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों ने हिस्सा लिया। वर्ष 1937 से 39 के दौरान जब लोकप्रिय मंत्रिमंडलों का गठन हुआ, प्रांतों को स्वायत्तता मिली, तब जाकर मजदूर वर्ग की गतिविधियों की दूसरी लहर उठी। साम्यवादियों ने अपनी आत्मघाती संकीर्ण नीतियों को त्याग कर वर्ष 1934 तक पुनः राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में प्रवेश पा लिया। वर्ष 1935 में वे फिर से एटक में मिल गए। द्वितीय विश्व युद्धकालीन आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ और बम्बई के मजदूर वर्ग ने 2 अक्टूबर 1939 को सर्वप्रथम समूचे विश्व में युद्ध के विरोध में हड़ताल का आयोजन किया। इसमें लगभग 90,000 मजदूरों ने भाग लिया। एम एन राय ने वर्ष 1941 में सरकार समर्थक श्रमिक दल इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी तथा अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में मजदूरों ने हड़तालें की। हड़तालियों ने जमशेदपुर का स्टील प्लांट 13 दिन तक इस नारे के साथ बंद कर दिया कि वे तब तक दोबारा काम नहीं करेंगे जब तक देश में राष्ट्रीय सरकार का गठन नहीं हो जाता। वर्ष 1945 से 47 के दौरान मजदूर आंदोलन में तीव्र वृद्धि हुई। युद्ध के उपरांत की राजनैतिक लहरों में बड़ी संख्या में मजदूरों ने भाग लिया। INA मुकदमे को लेकर कस्बों तथा शहरों, विशेष तौर पर कलकत्ता में आयोजित की गई सभाओं में मजदूरों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। बम्बई तथा कलकत्ता की गोदी के मजदूरों ने सेना की रसद को इंडोनेशिया तक पहुंचाने वाले जहाज़ों में लादने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा करना दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम का दमन करना था। युद्धोत्तरकालीन स्थिति। विश्व युद्धों के कारण उत्पाद में कमी आई तथा उनकी कीमतें बढ़ गई थीं। उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी हो गई थी। युद्धोत्तर गतिरोध की वजह से बेरोजगारी की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। फलतः अनेक स्थानों पर हड़तालें हुईं जो उग्रवादी ट्रेड यूनियनों ने की थीं, किंतु लोकप्रिय सरकार ने इनका सख्ती से दमन किया। वर्ष 1947 तक कांग्रेस ने पाया कि वह ऐसे समय में केंद्रीय व राज्य सरकारों का नियंत्रण कर रही हैं जब देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और ऐसे ट्रेड यूनियन आंदोलन का सामना कर रही है जो उसके खिलाफ हैं। कांग्रेस ने वैधानिक तरीकों से मजदूर यूनियनों को नियंत्रित करने के वैधानिक तरीके अपनाए, परंतु अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिवाद के कारण यह कार्य किया न जा सका। अंततः कांग्रेस ने हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ, जिसकी स्थापना वर्ष 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के शासन के दौरान की गई थी, को पुनर्जीवित किया, जिससे लोगों को गांधीवादी सिद्धांतों के अनुसार शिक्षित करके लड़ाकू संगठनों से अलग रखा जा सके। अंततः कांग्रेस ने ऐसे कदम उठाए जिनके फलस्वरूप मई 1947 में सरदार पटेल के नेतृत्व में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। मजदूर दलों की प्रमुख हड़तालें। 1877 ईसा नागपुर की एम्प्रेस मिल में हड़ताल। 1895 ईसा बजबज जूट मिल हड़ताल। 1895 ईसा अहमदाबाद मिल मालिक संघ के खिलाफ बुनकरों की हड़ताल। 1899 ईसा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में हड़ताल, पहली संगठित हड़ताल। वर्ष 1908 बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा तिलक को दिए गए कारावास दंड के विरुद्ध हड़ताल, मजदूरों की पहली राजनैतिक हड़ताल। वर्ष 1918 बम्बई में कपड़ा मिल में हड़ताल, 1,25,000 मजदूर हड़ताल पर थे। वर्ष 1922 टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट जमशेदपुर की हड़ताल। इस हड़ताल के समाधान में सुभाष चंद्र बोस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1922 सूरत की कपड़ा मिल में हड़ताल। वर्ष 1924 बॉम्बे टेक्सटाइल मिल में हड़ताल। वर्ष 1928 बॉम्बे में टेक्सटाइल मिल में हड़ताल, भारतीय इतिहास का सबसे लंबी हड़ताल जो 6 माह तक चली थी। वर्ष 1929 पटसन कारखानों की पहली हड़ताल, बंगाल जूट वर्कर्स।
वर्ष 1930 उत्तर रेलवे में हड़ताल, वर्ष 1939 युद्ध विरोधी हड़ताल, वर्ष 1946 नौसेना विद्रोह के समय हड़ताल। प्रमुख कारखाना अधिनियम 1881 का कारखाना अधिनियम, लॉर्ड रिपन। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर प्रतिबंध, महीनों में 4 दिन का अवकाश, स्त्री श्रमिक के मुद्दे को छोड़ दिया गया। 1891 ईसा का कारखाना अधिनियम, वाइसराय लॉर्ड लांसडाउन। सप्ताह में 1 दिन का अवकाश, 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर काम करने पर प्रतिबंध, कार्य अवधि 11 घंटे प्रतिदिन निर्धारित। यह उन्हीं कारखानों पर लागू होता था जो बिजली का उपयोग करते थे तथा श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक हो। वर्ष 1911 का कारखाना अधिनियम, वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग। पुरुष कार्यावधि 12 घंटे निश्चित। अल्पायु बच्चों पर रात्रि 7 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया। वर्ष 1922 का कारखाना अधिनियम, लॉर्ड रीडिंग वाइसराय। बच्चों की कार्यावधि 7 घंटे प्रतिदिन निश्चित। 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को कारखाना में कार्य करने की अनुमति। वर्ष 1934 का कारखाना अधिनियम, लॉर्ड वेलिंगटन वाइसराय। मौसमी तथा गैर मौसमी कारखानों में अंतर किया गया। अल्पायु बच्चों की कार्यावधि 5 घंटे निश्चित। श्रमिकों के चिकित्सा एवं आराम की व्यवस्था। वर्ष 1944 का कारखाना अधिनियम, वाइसराय लॉर्ड वेवेल। नियमित कारखानों में श्रमिकों की कार्यावधि 9 घंटे तथा 200 श्रमिकों से अधिक के कारखानों में कैंटीन की व्यवस्था।